उसमें लिखना पड़ेगा हमें वो पूरा का पूरा कंप्लीट। ओके, एंड उसमें जो डेटा हमारे पास आएगा उसमें हमें कुछ नहीं बताया जा रहा, मतलब इन द सेंस हमारे पास कोई क्वेश्चनिंग नहीं है कि हमें क्या आइडेंटिफाई करना है। दिस इज काइंड ऑफ रॉ डेटा, एंड वो एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट से बिलोंग करता है, और उस डिपार्टमेंट के लिए हमें एक बेस्ट, मतलब ईडीए भी हम परफॉर्म कर सकते हैं, और दूसरा जो ऑप्शन है उसमें उन्होंने बोला है कि आप बेस्ट एल्गोरिदम आपको ढूंढ के देनी है, मतलब वही एल्गोरिदम आपको कोड देनी है। सो उसके लिए एटलीस्ट हमारे पास 2 मंथ्स है। मैं आपको टाइम पीरियड बता देता हूँ। कोई भी प्रोजेक्ट आता है तो ऐसा नहीं होता कि 7 दिन में, 15 दिन में, 10 दिन में, 2 घंटे में, 3 घंटे में कंप्लीट करना है। डेटा साइंस का प्रोजेक्ट है, डेली बेसिस पे हमें उस पर वर्कआउट करना है, एंड नियरली अबाउट 2 मंथ्स उसका टाइम ड्यूरेशन रहेगा। बट विल ट्राई कि हम 15 to 20 डेज में उसको कवर अप करके रैप्ड अप कर दें अपने एंड पे। देन उसके बाद हम उसका इम्प्रूवमेंट वर्जन जो रहेगा वो हम उसको सर्च आउट करते रहेंगे, हम अपने लिए बफर रखेंगे उसमें। ओके, ठीक है। सो बाकी आप ईडीए पे प्लीज अपना ईडीए पे कमांड लेके आओ, बिकॉज मशीन लर्निंग के मॉडल अगर आपको ट्रेन करने हैं तो ईडीए परफॉर्म करना बहुत जरूरी है। ग्राफ्स वगैरह प्लॉट करना आपको उस पर कमांड करनी पड़ेगी। ओके, लास्ट टाइम हमने लॉजिस्टिक मल्टी रिग्रेशन किया था, तो परफॉर्म किया था, वो फाइल मैंने आपको शेयर कर रखी है ऑलरेडी। अच्छा, हम एसडीएम करेंगे। ज्यादा एल्गोरिथम नहीं है, जो मेजर वर्क था वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। आई टेक ओनली 1 वीक फॉर दिस, और 1 वीक और फिर मशीन लर्निंग हमारा ऑलमोस्ट रैप अप पे आ जाएगा। फिर हमारे प्रोजेक्ट वर्क रहेंगे तो मैं आपको फाइल देता रहूंगा, वो आपको परफॉर्म करते रहना। ओके, सो हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। फजलोर आई थिंक इज नॉट अवेलेबल, या फिर वो लीव ज्वाइन करेंगे। हम स्टार्ट करते हैं अपना। ठीक है, मैंने आपको एक पीडीएफ भेजी थी, एंड दिस इज एन हैंड रिटन, बिकॉज मैं काफी सारा चीजें बना रहा था, बट उतना पीपीटी पे उतना अच्छे से नहीं आ रहा था। सो आई जस्ट राइट समथिंग ऑन माय हैंड। कहाँ गया डिटेल फाइल, कहाँ गई? लेट मी फाइंड आउट। तो आज हम लोग जो छोटा सा डिस्कशन करने वाले हैं, छोटा सा डिस्कशन, बहुत छोटे रहते हैं हर एक चीज के अंदर, बट इसमें हमारा जो पोर्शन रहेगा, पोर्शन यानी कि मेजर जो वर्क है वो हमारा को लेके। ओके, सो दिस वन इज एसवीएम। सो मैंने यहाँ पे छोटा सा पार्ट लिखा है, मैं आपको पूरा प्रोसेसर से उसको समझा देता हूँ क्या चीजें हैं क्या नहीं है, और कुछ मैंने अपने अकॉर्डिंगली इसमें राइट किया हुआ है, जस्ट एन जनरल लैंग्वेज में, नॉट अ प्रॉपर डेफिनेशन, बट आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हो। फॉर माय एक्सप्लेनेशन आई विल यूज दिस वन। ओके, एक थोड़ा सा स्कैन करते हैं, ये वाला जो पार्ट है वो मेरा टिल्ट हो गया, तो उसको थोड़ा सा टेढ़ा करके आपको देखना पड़ेगा, बट आई विल, मैं दोबारा पीडीएफ स्कैन करके आपको भेज दूँ। सो लॉजिस्टिक रिग्रेशन हमने स्टडी किया था। लॉजिस्टिक सर रिग्रेशन मैं में, एक बात बोलूं, हाँ जी, वैसे मतलब जो आज आपने ये बनाया है ना, जब हम छोटे होते थे ना, तो हाँ उस टाइम ट्यूशंस में ना ऐसे ही बना के सर दिया करते थे हमें, है ना, सेम उसी तरीके से। मतलब उस चीज की ना याद आ गई आज मुझे कि हम ऐसे ट्यूशन पढ़ते थे, सर ऐसे नोट्स बना के हमें, मतलब कॉपी जेरोक्स नीचे ना कार्बन कॉपी लगा के सब बच्चों को जी। डिस्ट्रीब्यूट भी करते थे अपने लिखे हुए, तो बड़ा और वैसे मैं था। आपको बता देता हूँ, मैं आफ्टर 10 years अप्रॉक्स हो चुका है, मैंने कभी नोट्स नहीं बनाए। ये मैंने स्पेशली ये डिजाइन किया था क्योंकि मेरे को प्रेजेंटेशन पे ये बन नहीं रहा था मेरे से। बिल्कुल, मतलब वो मेथड ना बिल्कुल वैसा लग रहा है सर वाला, जो मतलब वो वाले सर, फिजिक्स वाले हमारे सर ना ऐसे ही करते थे। फिजिक्स में जरूर मैं फिजिक्स भी पढ़ाया हुआ है पहले कॉलेज टाइम पीरियड में, तो फिजिक्स में जरूर देते थे हम लोग इस टाइप से, ये से लिख के, क्योंकि उसमें फॉर्मूलाज वगैरह काफी रहते हैं ना। तो इसमें एक बेनिफिट आपको मिल जाता है, जस्ट मैंने इसको बनाया तो मेरे को भी एक बेनिफिट मिला कि काफी सारी चीजें ऐसी थी जो प्रेजेंटेशन में मैं प्रोवाइड नहीं करता हूँ, जो कि मैंने यहाँ पे प्रोवाइड की हुई है।
क्योंकि रिटर्न और प्रेजेंटेशन में बहुत डिफरेंस आ जाता है, क्योंकि वहां पर हर चीज आप अवेलेबल नहीं करा सकते, लेकिन जब आप हैंड रिटन नोट्स को प्रोवाइड करोगे ना, तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो प्रेजेंटेशन में आप डिस्प्ले नहीं कर सकते, वो सारी चीजें यहाँ डिस्प्ले हो जाती है। तो इसका बेनिफिट ये मिला मेरे को, बट ठीक है, पुरानी यादें ताजा होती जाएंगी आपकी कुछ चीजें मैं ऐसी देता रहूंगा आपको। ओके, सो लेट मी स्टार्ट विद द सपोर्ट वेक्टर मशीन। बेसिकली ये होता क्या है, कैसे काम करता है, वो सारी चीजें मैं आपको बताता हूँ। बट प्रीवियसली हम लोग एक छोटा सा पार्ट, एक छोटी सी एल्गोरिथम के बारे में मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा। लाइक फॉर एग्जांपल हमने लीनियर रिग्रेशन पढ़ा था, है ना। सो प्रीवियस एल्गोरिथम को साथ में लेके हमें इसको समझना पड़ेगा, बिकॉज क्या होता है ना, सारे एल्गोरिथम आपको ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप देंगे, या पिछले वाले एल्गोरिथम में भी हम सेम चीज कर रहे थे, इसमें भी वही चीज करना है। तो डिफरेंस क्या है, बहुत माइनर डिफरेंसेस हमें देखने को मिलते हैं दोनों एल्गोरिथम्स के अंदर। तो लीनियर रिग्रेशन एक हमारा सॉर्टेड फॉर्म था, जिसमें हम एक प्रेडिक्शन मॉडल जनरेट कर रहे थे। वी आर जस्ट आइडेंटिफाई कि कंटिन्यूस फॉर्म में किस तरीके से हमारा डेटा बढ़ेगा या कम होगा, ये चीज हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं। यानी कि प्रीवियस डेटा के बेसिस पर वी आर जस्ट प्रेडिक्टिंग, यार आगे आने वाले पर्सन स्मोकर है या कोई चीज है, स्मोक करता है, इंश्योरेंस डेटा की मैं बात कर रहा हूँ, स्मोक करता है या फिर उसका एज ग्रुप बहुत ज्यादा है, तो उसके प्रीमियम कितना हमें लेना चाहिए। तो ये सारे जो कंटिन्यूटी वाले फॉर्म थे वो हम लोग लीनियर रिग्रेशन से आइडेंटिफाई कर। लॉजिस्टिक रिग्रेशन हमें कहाँ हेल्प आउट कर रहा था, फिर आया था हमारा लॉजिस्टिक रिग्रेशन। ये सब रिग्रेशन के अंदर ही आते हैं, बट क्लासिफिकेशन मॉडल थोड़ा सा अलग हो जाता है। तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन, सपोर्ट वेक्टर मशीन, डिसीजन ट्री, रैंडम फॉरेस्ट, ऑल दीज आर कम्स अंडर द क्लासिफिकेशन मॉडल। सारी चीजें क्लासिफिकेशन मॉडल के पर्पस पे आती है। लॉजिस्टिक रिग्रेशन में आई यूज डिजिटल इमेज, डिजिटल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, जो मैंने एक प्रोसेस किया था आपके सामने। उसमें हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 ये जो सारी चीजें थी, वो हमने नंबर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए एक लॉजिस्टिक रिग्रेशन को यूटिलाइज किया। ओके, सो ऑल द क्लासिफिकेशन मॉडल फॉर सो वी कैन यूज व्हाट लॉजिस्टिक रिग्रेशन, जो हमने पिछली बार यूज किया था, वो भी हम उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, बट हाउ कैन वी आइडेंटिफाई विच एल्गोरिथम इज बेस्ट और विच एल्गोरिथम इज बेस्ट फॉर दैट पर्टिकुलर क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन बहुत सारे टाइप के होते हैं, ओके। लेकिन जब हम बात कर रहे थे लॉजिस्टिक रिग्रेशन में, तो हम बात किस चीज की कर रहे थे। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मेरे पास मैंने कोई प्रॉपर्टी परचेज करी, ठीक है। तो आई जस्ट फाइंड आउट कि मेरा नेबर इज गुड और बैड, वो लोकेशन अच्छी है या बुरी है, उसका टाइम पीरियड इज गुड और नॉट। लाइक फॉर एग्जांपल इफ यू आर ट्रैवलिंग फॉर मनाली, इफ यू आर ट्रैवलिंग फॉर लाइक फॉर एग्जांपल अभी जस्ट मेरे पास एक इंक्वायरी आई थी, फॉर एग्जांपल नैनीताल, ठीक है। सो हाउ कैन वी कैलकुलेट कि मैं अगर कोई कैब हायर करके किसी को दे रहा हूँ, ठीक है, मैं अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ, सो ऑफ सीजन में मेरा प्राइसेस कितना होना चाहिए और आज की डेट में मेरा प्राइसेस कितना होना चाहिए। सो इट्स डिपेंड्स कि उस लोकेशन, उस जियो लोकेशन का सिचुएशन क्या है। लाइक फॉर एग्जांपल इफ आई एम टॉकिंग अबाउट दी मनाली, शिमला, नैनीताल, मैं एक जनरल एग्जांपल दे रहा हूँ बिकॉज वी आर फेसिंग द लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम, ट्रैवल्स का हमारा काम है, तो मैं एक सिचुएशन आपको बता रहा हूँ कि हम लोग किस तरीके से उसमें प्राइसेस डिसीजन ले सकते हैं। तो ये लॉजिस्टिक रिग्रेशन के फॉर्मेट पे आ गया कि हाउ इज द ट्रैफिक कितना है, कितना टाइम पीरियड हम स्पेंड कर रहे हैं, कितना फ्यूल हमारा कंजप्शन होगा अगर हमारा गाड़ी स्टैंड बाय पे है और कंटिन्यूसली खड़ा हुआ है गाड़ी 3 to 4 आवर्स और स्लोली मूव कर रहा है। सो कितना टाइम पीरियड उस टाइम पे लगता है मेरी गाड़ी को, और रेगुलर फॉर्मेट पे मेरी कौन सी गाड़ी को कितना टाइम पे कितना डिस्टेंस फॉर्मेट लगता है, ठीक है। सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस जियो लोकेशन के बेसिस पे वी कैन आइडेंटिफाई कि हमारा व्हीकल का प्राइस कितना होगा, मतलब फ्यूल कंजप्शन कितना होगा, ये भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और कितना ड्यूरेशन उसको लगेगा वहां तक पहुंचना।
ऑल दीज कम्स अंडर दी व्हाट, लॉजिस्टिक रिग्रेशन। इस टाइप की चीजें हम लॉजिस्टिक रिग्रेशन में देख सकते हैं। वहीं पर चीजें आती है डिसीजन ट्री भी वहां पर सेम टाइप का क्लासिफिकेशन बोलता है। एसवीएम भी ये चीज आइडेंटिफाई कर सकता है, एसवीएम में भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, है ना, रैंडम फॉरेस्ट में भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बट यहाँ पर पैरामीटर्स, यहाँ पे चीजों को सेपरेशन करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होता है, लॉजिस्टिक में थोड़ा सा डिफरेंट होता है। लॉजिस्टिक रिग्रेशन में वी आर यूजिंग यस और नो कंडीशंस, ओके। बट जहां पर हमारे पास डायमेंशन इंक्रीज हो जाती है, डायमेंशन यानी कि सेपरेशन इज वेरी टू मच, लाइक मैंने अगर बोला कि ऐसा भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, मल्टी डायमेंशनल फॉर्मेट में चला जाता है, तब हमें प्रॉब्लम आएगी कि हम उसको क्लासिफाई कैसे करें। मल्टी डायमेंशन का मतलब मैं आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 3 गाड़ियां हैं, तो मैं तीनों गाड़ियों के बेसिस पे उसको डायमेंशन यानी कि उसको सेग्रीगेट करके देखना चाहता हूँ, तीनों गाड़ियों पे मेरे प्राइसेस कितने आने चाहिए। सो 3 डायमेंशन पे तो मैं सोच लूंगा, n डायमेंशनल मैंने बोला मेरे पास 10-12 गाड़ियां हैं, फिर सेपरेशन करके बताओ, तो सेपरेशन नहीं कर पाएंगे हम इतनी आसानी से, बिकॉज हमारा जो ब्रेन होता है, देखो आप मशीन लर्निंग पढ़ रहे हो, आगे आप एआई में भी मूव करोगे इन फ्यूचर, तो एआई में हम लोग बात करते हैं ब्रेन सिस्टम की। सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट आवर ह्यूमन ब्रेन सिस्टम, तो न्यूरोलॉजिकल फॉर्मेट पे हम लोग बात करें तो हम 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल तक तो बहुत आसानी से सोच लेते हैं। लेकिन जब हमारा n डायमेंशनल डेटा को सेपरेशन की बात आती है तो इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड फॉर अस, हम लोग इतनी आसानी से नहीं कर सकते। वी हैव अ मैथमेटिकल कैलकुलेशन, मैथमेटिकल फॉर्मूला या मैथमेटिकल एल्गोरिदम, जिसके बेसिस पे हम ये डायमेंशन को सेपरेशन कर सकते हैं, क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। सो इन दैट सिनेरियो हमारा जो पिक्चर में आता है वो आता है एसवीएम, जब हमारे पास n डायमेंशनल डेटा के फॉर्मेट पे हम डिस्कशन कर रहे होते हैं, तब हमारा एसवीएम इंट्रोड्यूस होता है। एसवीएम एक लीनियर डेटा और नॉन लीनियर डेटा को क्लासिफाई करने के लिए हम लोग यूटिलाइज करते हैं। तो बेसिकली एसवीएम का जो मैक्सिममली यूज होता है वो आउटलायर डिटेक्शन में होता है, जो कि मैंने उसमें मेंशन किया है। इट्स बेसिकली इवनली यूज फॉर द आउटलायर डिटेक्शन टास्क, ओके। बट इसके मोस्ट ऑफ द यूजेस कौन कौन से हैं जो मैंने आइडेंटिफाई करे, जितनी मेरी रिसर्च है उसके बेसिस पे मैंने जो निकाला, एक तो इमेज डिटेक्शन। सपोज मेरे को अपने गूगल फोटोज आप अपने फोन में यूटिलाइज करके देखना, यू जस्ट टैप योर ओन फोटोग्राफ्स, आप जैसे सर्च पे जाओगे ना, सर्च पे क्लिक करोगे तो ऊपर छोटे छोटे फोटोग्राफ्स आ रहे होते हैं सर्कल में। सो वंस यू सिलेक्ट योर ओन फोटोग्राफ्स, आप अपने आप को सिलेक्ट करा, तो आप जिन जिन फोटोग्राफ्स में आप होगे वो ऑटोमेटिकली आपको डिटेक्ट करके सेग्रीगेट करके अलग से दे देगा। सो वी कैन यूज द एसवीएम फॉर दिस पर्पस। हम लोग इस तरीके से इमेज डिटेक्शन के पर्पस के लिए भी यूज कर सकते हैं। मोस्टली इसका जो हाईली यूज मिला वो मेडिकल फील्ड के अंदर बायोलॉजिकल कंपाउंड्स के लिए मिला, बिकॉज एसवीएम इज द बेस्ट फॉर द बायोलॉजिकल कंपाउंड्स। तो बायोलॉजिकल जो डेटा होता है, लाइक कोई भी फिगर और फॉर्मेट्स होते हैं, कुछ कैलकुलेशंस मोड्स होते हैं, तो वहां पर हम एसवीएम चूज कर सकते हैं। सो मेजर फॉर्मेट्स जो इसके यूजेस मिले, कभी आपसे कोई पूछता है व्हाट इज द यूजेस ऑफ एसवीएम, सो वी कैन यूज एसवीएम इन द इमेज डिटेक्शन, बायोलॉजिकल कंपाउंड, डिजिटल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, जो कि हमने लॉजिस्टिक रिग्रेशन में किया था, वी कैन डू इट। अब इमेज डिटेक्शन पे एक मैंने आपको डेटा दिया होता है एरिस वाला, एरिस फ्लावर का डेटा सेट है, आप कैगल से भी ले सकते हो, अदरवाइज आपका एसक्यूएल लाइब्रेरी के अंदर डायरेक्टली अवेलेबल रहता है। मैं आपको कोड प्रोवाइड कर दूंगा सारा का सारा, उसके अंदर मैंने उसमें मेंशन किया हुआ है कैसे उसको डेटा पिकअप करना है। बाकी मैंने आपको लास्ट टाइम आपको बताया था कि डिजिटल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन जब हम कर रहे थे तो मैंने आपको गाइड किया था कि किस तरीके से हमारा एसक्यूएल के अंदर कहाँ पर ये डेटा अवेलेबल रहता है। ओके, सो एरिस फ्लावर के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। मैं थोड़ा सा यहाँ पे शेयर है ना, मेरे को लगा मेरा स्क्रीन शेयर नहीं है, मैंने कर रखा है। सो इरिस फ्लावर की बात करते हैं। तो पहले चीज को समझना
पूरा सारा सिस्टम। सो ये होता है फ्लावर। अब इस फ्लावर के बेसिस पे गया इस फ्लावर के बेसिस पे हाउ कैन वी आइडेंटिफाई ये कौन से वाले कैटेगरी के अंदर आते हैं। कैटेगरी का मतलब क्या हो गया, कैटेगरी का फॉर्मेट हो गया लाइक फॉर एग्जांपल हर एक का बायोलॉजिकल नेम होता है, अलग अलग नेम होता है, ठीक है। तो इनकी भी 3 कैटेगरीज मार्केट के अंदर अवेलेबल होती है। अच्छा, आपने स्नेक प्लांट देखा होगा, मैं प्लांट की बात कर रहा हूँ। स्नेक प्लांट ये वाला बहुत सारे घरों में मिल जाएगा, बहुत जगह पे मिल जाएगा एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन। एयर प्यूरिफायर का काम करता है, मिले तो लगा लेना, ठीक है। सो दिस इज एन स्नेक प्लांट, ठीक है। बट मैं अगर यहाँ पर मेरे से गलती हो गई, मेरे को यहाँ पर अगर मैं इमेजेस शो करूँ स्नेक प्लांट की, सो यू कैन सी यहाँ ये छोटा सा पोर्शन आप देखोगे तो बहुत सारे अलग अलग टाइप के स्नेक प्लांट आपको दिख रहे हैं, ठीक है। सो फ्लावर्स, आपके प्लांट्स, इन सब के अंदर क्या होता है ना, बहुत सारे वैरायटीज होती हैं, बहुत सारे कैटेगरीज होती हैं। हम लोग डॉग की बात कर रहे हैं, वी हैव अ लॉट्स ऑफ ब्रीड्स, ठीक है। तो स्नेक प्लांट के अंदर कम से कम मैंने जो देख रहा था अप्रोक्सीमेटली 2000 17,000 ऐसा कहीं लिखा हुआ था, तो वहां पर 17,000 इसकी वेराइटीज अवेलेबल है। वैसे ही एरिस फ्लावर जो होता है इसके अंदर भी अलग अलग वेराइटीज यहाँ पर अवेलेबल रहती है, ठीक है। सो अब यहाँ पे इन्होंने इसको बताया कि इसको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। इसमें ना 3 वेराइटीज होती हैं। द फर्स्ट वन इज योर सेटोसा, वर्सिकलर और वर्जिनिका, ठीक है। ये 3 वेराइटीज होती हैं किसके अंदर, इरिस फ्लावर के। बट इसको आइडेंटिफाई कैसे किया जाता है, आइडेंटिफाई करने के लिए वी हैव 2 थिंग्स, सेपल एंड पेटल। 2 चीजें हम लोग देखते हैं इसके अंदर, सेपल और पेटल। सेपल लेंथ, सेपल विड्थ, पेटल लेंथ, पेटल विड्थ। तो मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ सेपल लेंथ और सेपल विड्थ वगैरह क्या होता है। नहीं, इमेज थी वो। ओके, ये 3 कैटेगरीज इन्होंने यहाँ पे लगाई हुई है। दीज आर द कैटेगरीज, किस तरीके से हम लोग इसको आइडेंटिफाई करेंगे। ओपन इमेज इन न्यू टैब। ये होते हैं अलग अलग फ्लावर्स, ठीक है। एक थोड़ा ज्यादा बड़ा है, एक छोटा है, एक उसके मिडिल फॉर्मेट में आता है। तो इनका लेंथ का एक कैटेगरी होता है कि इतने से इतने तक इसकी सेपल लेंथ और पेटल लेंथ होगी, तो इसका विड्थ क्या होगा। और अगर हमारे पास फॉर्मेट होता है कि अगर हम लोग इसमें देखते हैं एक और चीज, इसकी पेटल लेंथ क्या है, पेटल लेंथ के बेसिस पे भी पेटल और सेपल लेंथ और पेटल विड्थ और सेपल विड्थ के बेसिस पे वी कैन आइडेंटिफाई कि उसका क्या बोलते हैं, उसका फॉर्मेट क्या होगा, मतलब उसको कौन से वाली कैटेगरीज के अंदर ये फ्लावर हमारा आता है, ठीक है। तो ये 2 चीजें होती हैं कि हम लोग इन सब चीजों को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं और कैसे हम लोग इनको निकालें। तो बेसिकली अगर आप देखोगे तो ये वाला जो पोर्शन होता है, आई थिंक इसको सेपल बोलते हैं, और इसकी जो लेंथ होती है इसको हम पेटल बोलते हैं, ठीक है। सो हम ये फ्लावर है जिसके बेसिस पे जिसको हमें आइडेंटिफाई करना है। हमारे पास एक डेटा सेट होगा जिसके अंदर इनकी अलग अलग फॉर्मेट्स, अलग अलग चीजें इसमें अवेलेबल होंगी। तो उसके बेसिस पे वी नीड टू आइडेंटिफाई कि ये वर्जिनिका है, सेटोसा है, क्या है। तो बहुत अच्छी चीज है, बहुत सारे इंस्टीट्यूट वालों ने बहुत सारा रिसर्च, मतलब डमी डेटा सेट है ये, बहुत रिसर्च आपको इस पर मिल जाएंगे, बहुत सारे फोटोग्राफ्स आपको इस पर मिल जाएंगे। तो इसका बेनिफिट आप उठाओ और यूज करो उसको, ठीक है। चलो, ये
अच्छा है, मीडियन पे आपको मिल गया। इसको ओपन कर लेते हैं। सो देखो, ये पेटल होता है, ये सेपल होता है। ये सेपल है, ये पेटल। ये जो छोटा वाला बीच का पोर्शन होता है ना, उसको पेटल बोलते हैं। ये सबका सेपल और पेटल लेंथ सबका अलग अलग है। दोनों तीनों फ्लावर्स का अलग अलग फॉर्मेट्स होता है। तो इसमें 3 कैटेगरीज हमारे पास अवेलेबल रहेगी। ठीक है, और यही क्लासिफिकेशन हम किसके थ्रू कर रहे हैं? एसबीएम के थ्रू। अब एसबीएम में हमारे पास क्या चीजें होती हैं, तो मैंने कुछ 2 पॉइंट्स इसमें इंपॉर्टेंटली मेंशन किए हुए। तो फॉर एग्जांपल मैंने एक स्कैटर्ड ग्राफ डाला हुआ है, जो हालांकि मैं आपको बता दूंगा, मेरे पास है ना जो क्या बोलते हैं, कोड जो है, कोड में भी मैंने इसी तरीके से उसको स्कैटर्ड फॉर्मेट में अरेंज किया हुआ है। सो मैंने सेटोसा को डायमंड शेप में और वर्टिकल कलर को स्क्वायर शेप में, इट्स जस्ट एन जर्नल फॉर्मेट मैंने अपने अकॉर्डिंग सेट किया, कुछ भी डाला है। तो कोई फॉर्मेशन नहीं है, जबरदस्ती कुछ फॉर्मेट नहीं डाला है कि भाई ये इसी टाइप से है, इसी टाइप से डलेगा, नहीं, रेंडमली मैंने उसको समझाने के लिए डाला हुआ। सो बेसिकली यहाँ पे हम लोग स्कैटर्ड प्लॉट को डालते हैं। स्कैटर्ड प्लॉट क्यों डाला और एसवीएम का इसमें क्या यूज है? तो पहली चीज तो मैं आपको बताता हूँ कि ये जो 2 लाइंस होती हैं, इनको हम बोलते हैं डिसीजन बाउंड्रीज। ठीक है, क्या बोलते हैं? डिसीजन बाउंड्रीज। फॉर एग्जाम्पल, एक स्कूल में बहुत सारे बच्चे हैं, कुछ बच्चे साइंस साइड के हैं, कुछ बच्चे आर्ट साइड के हैं, आर्ट्स और साइंस के हैं। तो मैंने आपको बोला कि इनको सेपरेट करना है मेरे को, आर्ट्स वाले बच्चे अलग हो जाएं और साइंस वाले बच्चे अलग हो जाएं। तो आप क्या करोगे, एक बाउंड्री उनके बीच में क्रिएट करोगे कि भाई इस बाउंड्री के इस साइड जो कैंडिडेट्स खड़े हुए हैं वो आर्ट से बिलोंग करते हैं, इस साइड जो कैंडिडेट है वो हमारे साइंस से बिलोंग करते हैं। दिस इज द पॉइंट कि हम किस तरीके से उनको सेपरेट कर रहे हैं। तो ये जो लाइन होती है, ये लाइन आप कैसे भी डाल सकते हो, इट्स नॉट पर्टिकुलर फॉर्मेट कि आपको किस तरीके से डालनी है, आप कैसे भी डाल सकते हो। आप देख रहे हो मैंने 2 लाइन डाली हुई है, एक ये ब्लू लाइन अलग है और ब्लैक वाली लाइन अलग है। तो मेरा जो कैलकुलेशन मॉडल मैंने रखा था वो ब्लैक लाइन के बेसिस पे रखा था। सो फॉर क्लासिफिकेशन हमें डिसीजन बाउंड्रीज प्लॉट करना जरूरी है। आप मल्टीपल लाइंस उसमें प्लॉट कर सकते हो, बट अब बेस्ट लाइन कौन सी होगी वो हम कैसे डिसाइड करेंगे? बेस्ट लाइन कैसे होगी? जिस लाइन पे आपका मैक्सिमम मार्जिन आ रहा हो। कैसे डिसाइड करेंगे? जिस लाइन पे आपका मैक्सिमम मार्जिन आ रहा हो, उस लाइन को हम बेस्ट डिसीजन बाउंड्रीज कंसिडर करते हैं। ठीक है, मैक्सिमम। तो मैक्सिमम अगर मैं देखूं तो ब्लैक वाली, ब्लू वाली पे मेरा इतना मार्जिन नहीं आ रहा। मैंने अगर देखा नियरेस्ट पॉइंट पे जो मैक्सिमम मार्जिन दे रहा है वो कौन दे रहा है? हमारा ब्लैक वाली लाइन दे रही है। सो आई डिसाइड कि ये हमारी जो डिसीजन बाउंड्री लाइन है वो हमारी परफेक्टली सही है। ठीक है, उससे हम उसको सेपरेट कर सकते हैं। हालांकि हमें डालने की जरूरत नहीं है, बट ये समझाने के लिए इसको हम डिसीजन बाउंड्री लाइन बोलते हैं, जिसके बेसिस पे वी कैन डिसाइड कि हमारी लाइन किस साइड जा रही है। अब ये लाइन की जरूरत क्यों पड़ी, किस लिए जरूरत पड़ी? क्योंकि हमारे पास 2 केस होते हैं। जब आप एसबीएम एल्गोरिथम ट्रेन कर रहे होगे, जब ये मॉडल आप ट्रेन कर रहे होगे, तब आपके पास 2 केसेस होंगे। तो वो 2 केसेस कौन से होते हैं जिसके बेसिस पे आपका डेटा जाता है? तो मैं थोड़ा सा आप लोगों को शायद अपना सिस्टम थोड़ा सा टेढ़ा करना पड़े, ये गलती से पीडीएफ ऐसी हो गई है, तो इसको आप देखना। मैं इसी तरीके से बता पाऊंगा। आई थिंक ये मूव हो जाएगी, घूम जाएगी, आई थिंक घूम गया, ऊपर वाला अलग हो गया, नीचे वाला हो गया। ठीक है, चलो हेल्प हो गया, मेरे को ऑप्शन दिख गया था, अदरवाइज ऑप्शन नहीं दिखता तो हमें टेढ़ा ही देखना पड़ता। तो यहाँ पे हमने 2 चीजें करी। अब हमारे पास पोर्शन क्या बचा था? या ये वाला पोर्शन हमने देखा हुआ था। ठीक है, ये वाले पोर्शन में हमने समझ लिया कि डिसीजन बाउंड्रीज कैसे डलती है। अब ये 1D एरे के लिए भी काम कर जाएगा, 2D एरे के लिए भी काम कर जाएगा, दैट इज गुड। बट जब हम एन डायमेंशनल पे जाते हैं तब हमारा ये वर्कआउट नहीं करता। तब हमारा क्या वर्कआउट करते हैं? तब हम एसवीएम में डालते हैं हाइपर प्लेन। हाइपर प्लेन डालना इट्स नॉट इजी टास्क, बहुत टफ टास्क होता है। उसके बेसिस पे हमें हाइपर प्लेन डालने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो बेटर ऑप्शन क्या होता है? वी आर यूजिंग अ
डायरेक्ट मॉडल ट्रेनिंग मॉडल। तो आपको कैलकुलेशन आज के डेट में यूज करने की जरूरत नहीं है, हमारे को सिर्फ दो चीजें समझनी है, एक गामा और दूसरा रेगुलराइजेशन। दो पॉइंट होते हैं, गामा होता है, रेगुलराइजेशन होता है, जिसके बेसिस पे यू कैन ट्रेन योर मॉडल ऑन अ बेस्ट बेस्ट पर्पस। मतलब इन द सेंस उसका स्कोर जो हम निकालेंगे ना, गामा में थोड़ा सा स्लाइटली चेंज करके हम स्कोर बढ़ा भी सकते हैं, हम उसको सेटअप भी कर सकते हैं। तो गामा आपके दो टाइप के होते हैं इसके अंदर। कौन कौन से? एक होता है हाई गामा और दूसरा होता है लो गामा। गामा बेसिकली करता क्या है, मैंने हालांकि इसमें डेफिनेशन नहीं लिखा है, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट आई जस्ट से ओनली वन थिंग कि आपको क्या करना है, क्योंकि डेफिनेशन अगर मैं आपको दूंगा तो अभी तक के लिए तो डेफिनेशन सही है, ये थोड़े थोड़े चेंजेस कुछ नया इंक्लूड होता है ना, तो वो चेंजेस आते रहते हैं। तो सपोर्ट वेक्टर मशीन के एसवीसी, इसके अंदर आप जाओगे, ये है लिंक। तो ये लिंक मैं आपको चैट बॉक्स में डाल देता हूँ, आपको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर कोई अपग्रेडेशन आता है तो प्लीज जब भी आप मॉडल ट्रेन कर रहे हो एक बार जरूर जाओ, मेरा सजेशन ये है, एक बार जरूर विजिट करो, आप अपने मॉडल के पैरामीटर्स को एक बार जरूर विजिट करो। उससे क्या होगा, उससे बेनिफिट ये होता है अगर कुछ अपग्रेडेशन आया है तो हमें पता चल जाएगा। तो मैंने जब ये डेटा बनाया तब के बेसिस पे गामा का जो गामा का फॉर्मेट है, तो यहाँ पे आप जाओगे, कहाँ गया गामा, यहीं कहीं होगा, प्रोबेबिलिटी एसवीसी कर्नल जीरा, गामा स्केल ये रही इसकी, कर्नल डिग्री ये रहा गामा। गामा बेसिकली करता क्या है, मैं आपको डेफिनेशन एक नॉर्मल फॉर्मेट पे आपको बता देता हूँ। गामा आपका ये देखता है कि इसकी डिसीजन बाउंड्रीज कौन सी, ठीक है, क्या देखता है, इसकी डिसीजन बाउंड्रीज कौन सी। डिसीजन बाउंड्रीज से मेरा मतलब क्या हुआ कि जब आपका डेटा स्कैटर्ड फॉर्म में अरेंज करोगे तो कई बार डेटा होता है सेपरेशन गड़बड़ हो जाती है, सेपरेशन गड़बड़ होने की वजह से कई बार आपका जो डिसीजन बाउंड्रीज आती है वो कुछ इस तरीके से अरेंज होती है। तो आप देख रहे हो ये वाला जो है वो बहुत ज्यादा क्लोज फॉर्मेट पे निकला है। तो मतलब नियर बाय पॉइंट जब आप देख रहे हो तो उसको हम बोलते हैं हाई गामा। मतलब हम जो मार्जिन देखेंगे डिसीजन बाउंड्री से वो नियर बाय पॉइंट का देखेंगे। हालांकि हम इसको अवॉइड करते हैं जहां तक केस होता है। तो हमारे को डेटा पॉइंट्स कैसे देखने हैं, लो गामा पे हम लोग देखते हैं, फार अवे पॉइंट बोलते हैं। मतलब हम हर डिस्टेंस के बेसिस पे पॉइंट को देखेंगे, हर डिस्टेंस के बेसिस पे देन वी डिसाइड डिसीजन बाउंड्री कौन सी है। तो लो गामा और हाई गामा आपको क्या देता है, क्लासिफिकेशन मॉडल के अंदर जो डिसीजन बाउंड्री है, यानी कि जो बाउंड्रीज क्रिएट करता है दो फॉर्मेट्स पे, उनको डिसाइड करने में आपको हेल्प करता है कौन, गामा। तो जब हमारे हम नियर बाय पॉइंट के बेसिस पे देखते हैं तो वो हाई गामा के फॉर्मेट में आता है, और जब हम इसके बेसिस पे देखते हैं, किसके बेसिस पे, फार अवे पॉइंट्स के बेसिस पे, मतलब हर पॉइंट्स के बेसिस पे अगर हम देख रहे हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं, लो गामा बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें लो गामा बेस्ट क्यों होता है, रीजन भी मैं बता देता हूँ, क्योंकि हम उसमें हर पॉइंट को कंसिडर कर रहे होते हैं, लेकिन हाई गामा में हर पॉइंट को कंसिडरेबल नहीं करते, ठीक है। सो इस वाले पॉइंट पे गामा वैल्यू क्या होगी, इस वाले पॉइंट पे हम गामा वैल्यू हमारी होती है 100, इस वाले पॉइंट पे हमारी गामा वैल्यू होती है लो, मतलब 1 से स्टार्ट होगी। तो 1 से जब आप स्टार्ट कर रहे हो, योर गामा वैल्यू इज व्हाट, 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से रहेगा, ठीक है। 100 पे आप गामा वैल्यूज देखोगे तो नियर बाय फॉर्मेट यानी कि हाई गामा वैल्यूज पे चला जाएगा। 1 से लेके 10 के बीच में आप गामा वैल्यू डिसाइड करो, आराम से आपका मॉडल पूरा कंप्लीटली ट्रेंड हो जाएगा, आपको एक्स्ट्रा फॉर्मेट पे जाने की जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है। तो गामा पे मैं आपको वर्कआउट करके आपको दिखा दूंगा, जिससे आपको फुल पता चल जाएगा कि भाई
गामा वैल्यूज से हमारे मॉडल स्कोर में कितना फर्क आ रहा है, मतलब गामा वैल्यूज हम अच्छी करेंगे, उसको जितना अच्छा डिसीजन बाउंड्रीज मिलेंगी उसके बेसिस पे वो बहुत अच्छे से सेपरेशन करके आपको दे सकता है, उतनी ज्यादा एक्यूरेसी से आपको सेपरेशन करके दे सकता है। तो मॉडल ट्रेनिंग में गामा वैल्यूज का एक अपना फॉर्मेट रहता है। तो इसलिए जब आप इसको देखोगे तो इसमें स्केल लिखा हुआ है, ठीक है, इसमें स्केल लिखा हुआ है, स्केल वैल्यूज आपको दी गई है, किस तरीके से लेना है। देखो, अब चेंज इन वर्जन 0.2 द डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ गामा चेंज्ड फ्रॉम ऑटो टू स्केल। पहले ऑटो लिखा होता था, अब स्केल लिखा हो रहता है। डिफॉल्ट वैल्यू फॉर्मेट क्या लिखा होता है, स्केल लिखा हुआ है। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ, हमेशा मैंने बोला है, हर किसी को मैं एक चीज गाइड करता हूँ कि भाई आप जब भी कोई मॉडल आप किसी से भी सीख रहे हो, मैंने भी किसी से सीखा, आपने मुझसे सीखा, लेकिन जब आप उस मॉडल पे काम करने वाले हो तब साइकिट लर्न लाइब्रेरी पे जरूर जाओ और उसके अंदर जो मॉडल है उसके पैरामीटर्स को एक बार जरूर देख लो, जिससे आपको पूरा तरीके से क्लियर हो जाएगा कि भाई ये किस तरीके से वर्कआउट कर रहा है, मतलब ये क्लियर भी है या फिर नहीं है, मतलब कुछ चेंजेस आए हैं या फिर नहीं आए। कई बार ऐसा होता है, लोग पुराना डेटा देख रहे होते हैं, पुराने कोड्स को कॉपी करके यूटिलाइज कर रहे होते हैं अपने मॉडल के अंदर, और वो वर्कआउट नहीं करता है बिकॉज वो डेप्रिकेटेड हो जाते हैं, मतलब वो आउटडेटेड फॉर्म पे चले जाते हैं, हम उस पर काम नहीं कर पाते। तो यहाँ पे आना जरूरी है, इसलिए मैंने आपको ये लिंक दिया है, क्योंकि ये नोट्स हैं, ये नोट्स पुराने हो जाएंगे। आईटी में नोट्स का कोई काम नहीं होता, आईटी में अपग्रेडेशन का काम है बस। आपका नोट्स है, आपको चीज समझ में आ गई, दैट्स कूल, और खत्म। नोट्स का कोई काम नहीं है, बस बन गया, खत्म, इसके बाद कोई काम नहीं आएगा। अगर 1 साल बाद देखोगे ये चेंज हो चुके होंगे, बट जो डेफिनेशन है वो चेंज नहीं होगी। इसलिए मैंने सिर्फ उतना उतना पार्ट लिखा है जो चेंज नहीं होगा, बाकी सब चेंज हो जाएगा। उसके पैरामीटर्स, लिखने का तरीका, उसका फॉर्मेट, ये सब चेंज हो सकता है, इसलिए मैंने उसमें मेंशन नहीं किया। ओके, नाउ सेकेंड पॉइंट आता है रेगुलराइजेशन। रेगुलराइजेशन का मतलब क्या होता है, मैं एक छोटा सा पार्ट आपको बताता हूँ, एक छोटा सा पार्ट देखना। रेगुलराइजेशन इन मशीन लर्निंग, काफी सारी वेबसाइट्स आपको मिल जाएंगी, तो हमें यहाँ पे देखना है। सो रेगुलराइजेशन, अरे यार इसकी वेबसाइट वैसे भी नहीं खुलती, कहाँ गया कोई अच्छा फॉर्मेट, एनालिटिक्स क्या दिख रहा है, इमेज ओपन कर लेते हैं, इमेज चाहिए ना, मैं इमेज तो ओपन हो चाहिए। सो आप यहाँ पे देखना थोड़ा ब्लर है। रेगुलराइजेशन यानी कि इसके अंदर जो पैरामीटर होता है वो कैपिटल सी से डिनोट होता है। मैं आपको बताता हूँ, रेगुलराइजेशन को जब आप पीडीएफ में देखोगे, मैंने वहां पर सी लिख रखा है, कैपिटल सी, सो इट्स ऑलवेज डिनोट बाय द कैपिटल सी। सो कैपिटल सी इसमें रेगुलराइजेशन है। ये रहा, स्टार्टिंग में ही है, मैं उसको कहीं और ढूंढ रहा था। सी, इट्स अ, देखो कैपिटल सी जो रहता है, दिस इज एन फ्लोट वैल्यू, डिफॉल्ट वैल्यू इज 1.0 होती है उसकी। अगर आप रेगुलराइजेशन नहीं भी दे रहे हो तो भी उसकी डिफॉल्ट वैल्यू क्या होगी, 1.0 होगी। 1.0 है। रेगुलराइजेशन का काम क्या होता है, पहले आप सिस्टम समझो काम क्या है उसका। तो यहाँ पे तो मैंने एक छोटा सा पीडीएफ यहाँ पे आपको शो किया हुआ है, तो यहाँ पे मैंने इस तरीके से दिया हुआ है, ठीक है। पॉइंट क्या है, ये भी क्या कर रहा है, ये भी आपकी डिसीजन बाउंड्रीज हमारे डेटा पॉइंट से ओवरलैप होते हुए चली गई, तब आप सेपरेशन बता पाओगे। ये अक्सर जो होता है वो एनडी के फॉर्म में ज्यादातर हो जाता है। जब हमारे पास मल्टीपल डेटा होगा, एन डायमेंशनल डेटा होगा, तो ये पॉसिबल है कि उसमें ओवरफिटिंग हो।
सो ओवरफिटिंग को रिड्यूस करने का काम जो करता है, ओवरफिटिंग को जो रिड्यूस करने का काम करता है वो कौन करता है? रेगुलराइजेशन करता है। तो ये ओवरफिटिंग को रोकने के लिए हम लोग यूज करते हैं। ये जितनी भी कॉम्प्लेक्सिटी होती है, बैलेंस्ड डेटा को सेपरेट करता है, बायस नहीं रहता है, उसके लिए हम लोग किसको यूज करते हैं? रेगुलराइजेशन को यूज करते हैं कि मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती है, किस तरीके से इसको हम लोग सेपरेट करके रख सकते हैं। दिस इज कॉल्ड व्हाट? रेगुलराइजेशन। ठीक है, इसमें भी दो कैटेगरी होती है। हाई रेगुलराइजेशन, हाई रेगुलराइजेशन ये बोलता है कि जब आपका बहुत सारा डेटा, मतलब आपने सेपरेट किए थे दो स्टूडेंट, एक आर्ट्स वाले एक साइंस वाले, बट दो तीन आर्ट्स वाले बंदे जो है वो साइंस वालों के साथ में भी है और साइंस वाले आर्ट्स वाले की साइड भी है, तो वो बहुत ज्यादा क्लोज होके आपका फॉर्मेट जाएगा। दैट इज कॉल्ड व्हाट? हाई रेगुलराइजेशन। और जिसमें आपका प्रॉपर सेपरेशन हो रहा, मतलब एक स्ट्रेट लाइन फॉर्मेट हम लोग डाल के उसको सेपरेट कर पा रहे हैं, जिसमें नियर बाय पॉइंट्स हैं, बट उसको हम बोलते हैं क्या? लो रेगुलराइजेशन। ठीक है, मतलब वेरिएंस जो रहेगा, स्कैटर्ड फॉर्म जो रहेगा, वो हमारा किसमें सबसे ज्यादा रहेगा? हाई वाले में। जिसमें हमारा वेरिएंस लो रहेगा उसमें हमारा कौन से उसमें रहेगा? लो रेगुलराइजेशन में रहेगा। और रेगुलराइजेशन और गामा, ये दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट, क्योंकि आपका डेटा किसी भी फॉर्मेट पे स्कैटर्ड हो सकता है, वहां पर आपको ये सबसे ज्यादा काम में आएगा। इज दिस क्लियर? एनी डाउट, कोई कंफ्यूजन दोनों चीजों को समझने में? कोई डाउट? सर ये बाउंड्रीज सेट करने के लिए दोनों ही चीजें इम्प्लीमेंट करनी पड़ेंगी एक ही डेटा सेट पे, या इन चारों में से कोई भी एक इम्प्लीमेंट होगा? दोनों ही चीजें इम्प्लीमेंट होती हैं। जैसे कि हमने बात करी थी यहाँ पर, अगर हम इस पैरामीटर को देखें, बाय डिफॉल्ट इसका रेगुलराइजेशन पॉइंट जो रहता है वो 1.0 रहता है। ठीक है, कि बाय डिफॉल्ट आपको क्या करके देगा? ओवरफिटिंग से बचा के रखेगा। लेकिन फिर भी अगर ओवरफिटिंग आती है तो आप इस वैल्यू को इंक्रीज कर सकते हो। ठीक है, स्केलिंग के लिए वी कैन मूव टू दिस। आप स्केलिंग भी देख सकते हो, इसकी स्केलिंग किस फॉर्मेट पे होती है, ये सारी चीजें आपको डिटेल में अवेलेबल रहती है। मतलब इट इज काइंड ऑफ कैलकुलेशन, मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, वो मैं आपको नहीं बता रहा हूँ बिकॉज वो बहुत ज्यादा डेप्थ फॉर्मेट चला जाएगा। तो जैसे फ्रैक्शन वैल्यूज होते हैं ना, 1.0.1, 0.2, 0.3, ये आप इस तरीके से स्केल रख सकते हो उसकी। और ये बाय डिफॉल्ट रहेगा। आप मॉडल ट्रेन कर रहे हो तो ट्रेन करते समय इसकी डिफॉल्ट वैल्यू क्या रहेगी? 1.0 रहेगी। मतलब अगर आपको लगता है ओवर फिटिंग करनी है, रेगुलराइजेशन में आपको वैल्यू चेंज करनी है, तो यू कैन चेंज द वैल्यू। मैं आपको मॉडल अभी ट्रेन करके बताऊंगा प्रैक्टिकली, उसमें आपको मैं ये चेंजेस करके आपको दिखा दूंगा। गामा स्केल बाय डिफॉल्ट इसकी स्केल आपकी 1 पे रहती है। आप ऑटोमेटिकली इसकी स्केल को डिसाइड भी कर सकते हो अलग अलग फॉर्मेट पर। अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे कहाँ गया? स्केल जो है, स्केल ऑलरेडी अवेलेबल है, इसकी स्केल ऑलरेडी डिसाइडेड है, आपको डिसाइड करने की जरूरत नहीं है। बट अगर आपको लगता है आपका मॉडल रिजल्ट अच्छा नहीं दे रहा है, यू कैन चेंज द स्केल। मतलब आपका जो डिसीजन बाउंड्रीज है वो आप चेंज कर सकते हो। स्केल चेंज करोगे उसके बेसिस पे आपका मॉडल का स्कोर, यानी कि जो सेपरेशन कैपेबिलिटी जो रहेगी आपके मॉडल की, वो इंक्रीज हो जाएगी इन दोनों चीजों के बेस पे। ओके, और फिर मैं आपको इसका प्रैक्टिकल फॉर्मेट आप भी आपको दिखा देता हूँ, जिसके बेसिस पे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से हम इसको चेंजेस कर रहे हैं। थ्योरी पॉइंट्स आपको समझ में आए कि नहीं आए? पहले सबसे पहले थ्योरिटिकल पॉइंट, प्रैक्टिकली मैं आपको दिखाऊंगा तो आपको पूरा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से वो वर्कआउट कर रहे हैं। यस सर। ओके, सो मैंने आपको फ्लावर तो दिखाया, कहाँ गया हमारा फ्लावर? मैं पहले फ्लावर आपको दिखा देता हूँ। कहाँ गया? अच्छा, वो फ्लावर मैंने हटा दिया। ठीक है, सो पैटर्न लेंथ और सैपल लेंथ के बेसिस पे वी कैन आइडेंटिफाई कि हमारा मॉडल किस तरीके से काम करेगा। ओके,
सो इसके अंदर आप देखोगे तो ये ऑलरेडी डला हुआ है, ऑलरेडी मैंने यहाँ पर इसको डाल रखा है डेटा इसके अंदर। मैं आपको प्रोसेस करके बता देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके लर्न से इरिस डेटा सेट में लोड कर रहा हूँ, सो आई एम यूजिंग दिस लोड इरिस एसके लर्न लाइब्रेरी से उठा रहा हूँ। अगर आपको इसके लर्न लाइब्रेरी से पिकअप नहीं करना है, आप कैगल से जाके इस डेटा को पिकअप कर सकते हो, ठीक है। सो इफ यू नीड टू लोड दिस डेटा यू कैन यूज दिस वन, आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो। देखो ये डेटा मेरा लोड हो रहा है, थोड़ा सा टाइम लेगा, ये लोड हो गया। लोड होने के बाद मैंने इरिस के फीचर्स नेम निकाले, मेरे पास फीचर्स नेम कौन कौन से हैं। तो अगर आप देखना चाहते हो तो मैं सेपरेटली इसका इरिस डेटा सेट का पूरा डेटा आपको दिखा देता हूँ। दिस इज एन इरिस डेटा सेट। ये कुछ इस तरीके से डेटा फॉर्म्स हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है। तो कट करना था मुझे। ओके सो बेसिकली मैंने देखा एक बार रॉ फाइल दिखा सकते हैं सीएसवी? सीएसवी, एक मिनट आपको सीएसवी भी दिखा देता हूँ। मैंने डाउनलोड नहीं करी है, मैं आप इसको सर्च कर सकते हैं, इरिस फ्लावर डेटा सेट। दिस इज एन रॉ फाइल, ठीक है। दिस वन सेपल लेंथ, सेपल विड्थ, पेटल लेंथ, पेटल विड्थ एंड दीज आर स्पेशीज। 3 है, 3 से ज्यादा यूनिक वैल्यूज नहीं है, बट इसमें पेटल लेंथ अलग अलग है और नियर अबाउट सब जगह डेटा सेम ही है इसका। नियर अबाउट 150 डेटा जो है वो आपके पास अवेलेबल रहेगा, ठीक है। मतलब 50-50 करके वैल्यूज इन्होंने डिवाइड किया हुआ 3-3। ओके ओके सर। तो अगर आप इसको डाउनलोड करना चाहते हो, तो अगर आप डेटा सेट यहाँ से पिकअप करना चाहते हो, मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर देता हूँ, आप कैगल से जाके इसको ले सकते हो। एंड इट्स वेरी इजी एंड डमी डेटा सेट। और मैंने आपको जो एसवीएम पे काम करना है बेसिकली, उसके लिए मैंने फाइल आपको ऑलरेडी दे रखा है, डायबिटीज वाला, एंड इट्स न्यू लेटेस्ट अपडेटेड डेटा सेट ऑन कैगल। तो आप उस पर काम कर सकते हो आराम से। मतलब इसको पहले कंप्लीट करना, पहले इसका सिस्टम समझना, देन उसके बाद आप उस डेटा को प्रोसेस करना स्टार्ट करना। फिर भी मैं आपको पहले से बता रहा हूँ, ईडीएफ परफॉर्म करना इट्स कंपलसरी। अगर आप ईडीएफ परफॉर्म नहीं कर रहे हो, मशीन लर्निंग के अंदर आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। डेटा क्लीनिंग एंड ईडीए, दिस इज एन मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। ये दोनों चीजों पे आपको सबसे ज्यादा काम करना है, इसलिए मैं आपको डेटा सेट कंटिन्यूसली दे रहा हूँ। और वो जो डेटा सेट पुराने दिए हुए हैं उन पे भी ईडी आप परफॉर्म करते रहो। एक बार परफॉर्म हो गया, ऐसा नहीं करना है उस डेटा सेट को छोड़ दिया, दोबारा कभी हफ्ते 2 हफ्ते बाद फिर दोबारा उसको उठा लो, क्योंकि आपको भी पता है चीज अगर गैप आएगा भूल जाओगे, ठीक है। ये काम ऐसा है, इस पे काम करना पड़ेगा, ठीक है। दिस इज आवर फीचर्स नेम। फीचर्स नेम्स यानी कि 3-4 फीचर्स नेम हमारे पास अवेलेबल है। एंड द नेक्स्ट वन इज दीज आर द टारगेट नेम्स, सेटोसा, वर्सिकलर एंड वर्चिनिका। तो बेसिकली इस डेटा को मैं आगे प्रोसेस करते समय मैंने उसको क्या करा, डेटा फ्रेम में कन्वर्ट किया है। बिकॉज कई बार क्या होता है, जब आप इस तरीके से डेटा को देख रहे होते हो तो इजीली आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। तो यहाँ पे जो डेटा सेट है उसको मैंने डेटा फ्रेम में डाला। इरिस डेटा के अंदर कॉलम मैंने दे दिया फीचर्स नेम के नाम से, और उसको डेटा फ्रेम बना दिया। तो डेटा फ्रेम बनाया, इट्स लुक लाइक दिस। आप जो सीएसवी देख रहे थे उसी तरीके से मैं इसको बना रहा हूँ। और फिर उसके बाद टारगेट्स भी हमने इसके अंदर डाले। तो यू कैन सी द टारगेट इज व्हाट, 0, 1, 2, ठीक है। न्यूमेरिकल वैल्यूज में ऑलरेडी उन्होंने दिए हुए हैं। अगर आप इस डेटा को उठाओगे तो यू नीड टू कन्वर्ट दिस वन। तो आप क्या यूज करोगे, लेबल एनकोडर यूज करना स्पेशियस को कन्वर्ट करने के लिए। लेबल एनकोडर आपको यूज करना पड़ेगा। हालांकि मैं तो डमी डेटा यूज कर रहा हूँ, डायरेक्टली लोड कर रहा हूँ, इसलिए मुझे कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। तो टारगेट 1 का हेड ये है, ये मेरे टारगेट 1 है, ये मेरे टारगेट 0 है, और ये मेरे टारगेट 2, ठीक है। तो मैंने टारगेट वैल्यू सेपरेट करके अलग अलग देखा कि मेरे पास दिस वन इज सेटोसा, पहला वैल्यू कौन सा सेटोसा का है, सेकंड वैल्यू मेरा वर्सिकलर का है, 1 इज फॉर द वर्सिकलर, और वर्चेनिका का मेरा क्या है, 2 है। ये वैल्यूज होते हैं, ओके। एंड दिस वन इज व्हाट, की मेरे को नाम चाहिए थे,
तो मैंने नाम डालने के लिए अप्लाई फंक्शन का यूज किया है। अप्लाई फंक्शन क्या करता है, सिर्फ फ्लावर नेम्स आपके असाइन कर देगा। आई यूज द लैम्डा क्योंकि मैं टारगेट नेम्स उठाना चाहता हूँ, तो ये क्या करेगा, जो मेरे टारगेट वैल्यूज हैं उसमें एक नया कॉलम ऐड करेगा, किस नाम का, फ्लावर नेम का, और जो मेरे टारगेट वैल्यूज हैं उनके बेसिस पे उनके नाम मेरे को असाइन करके दे देगा। टारगेट वैल्यूज जब चेंज होंगी तो उनके नाम भी चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैं इसको चलाता हूँ, तो ये देखो सेटोसा आ रहा है। 45 to 55 के बीच में देखते हैं। बेसिकली तो मैंने 45 नहीं है, 50-50 का फॉर्मेट है। 50 से आपको 55 तक का डेटा शो कर देता हूँ। तो यू कैन सी वर्सी कलर है, और एक और मैं डेटा बना देता हूँ, दैट वन इज माय डीएफ स्क्वायर ब्रैकेट। ये मैं क्या कर रहा हूँ, ये मैं स्लाइसिंग कर रहा हूँ। तो मेरा जो है वो 100 से 105 तक का डेटा ले लेता हूँ। दिस इज माय वर्जिनिका। ओके, अगर मैं 99 डालता हूँ ना, तो देखना क्या आता है। मैंने 99 डाला, यू कैन सी वर्सी कलर आ रहा है। तो ये डेटा सेट मैंने ऑलरेडी बहुत बार प्रोसेस कर रखा है। तो इनने डेटा सेट को क्या कर रखा है, 0 to 50, 0 to 49 is Setosa, 50 to 99 is Versicolor, and 100 to 150 is what आपका वो आएगा, क्या बोलते हैं, वर्जिनिका। ठीक है, सो दिस इज अ पार्ट, दिस इज अ डिवाइडेशन। तो अगर आप नॉर्मली देखो, मैं आपको नॉर्मली बताऊं, तो एक फॉर्मेट आप देखोगे कि भाई सेपल लेंथ इसका 5.1 है, सेपल विड्थ इसकी 3.5 है, पेटल लेंथ 1.4 है, पेटल विड्थ इसकी 2.0 है, और इसका देखो 7.0, ये इससे बड़ा है, और इसका देखोगे ये इससे भी बड़ा है। तो जब वैल्यू अगर हमारा 6, इसके बेसिस पे भी नहीं बोल सकते, पेटल लेंथ और इन सब के बेसिस पे हम लोग वैल्यूज को देखेंगे, देन आफ्टर दैट वी कैन डिसाइड ये वर्जिनिका होगा या वर्सिकलर होगा या सेटोसा। ऑल आर डिपेंड्स ऑन ऑल दीज 4 पैरामीटर्स। ठीक है, दिस इज आवर टारगेट्स। नाम तो मैंने इसलिए जोड़ दिया ताकि हमें पता चल जाए कौन से नंबर पे कौन सा टारगेट हमारा अवेलेबल है। अब हमने इसको डिवाइड किया, जो कि मैंने बोला कि इसको डिवाइड करके देखना बहुत जरूरी है। तो सेपरेशन क्या है, DF0, DF1 एंड DF2। 0 में हमने 0 to 50 तक यानी कि सेटोसा का रखा, DF1 में सेटोसा से सॉरी वर्सिकलर को रखा, और DF2 में हमने किसको रखा है, वर्जिना। अब मैंने इसके अंदर प्लॉट करने स्टार्ट करी, स्कैटर्ड प्लॉट बनाया, एक्स लेवल वाई लेवल डिसाइड किया, स्कैटर्ड प्लॉट दिया। पहले DF0 का सेपल लेंथ दिया है और DF0 का सेपल विड्थ दिया है। तो आप किसी को भी ले सकते हो, सेपल पेटल पेटल सेपल, जिसको भी ले सकते हो। तो एक जैसा लेना, सेपल सेपल ले रहे हो तो नीचे वाले का भी सेपल सेपल लेना। इसको ग्रीन मार्कर दिया है, और इसका जो मार्कर है वो मैंने प्लस साइन पर रखा है। और DF1 जो है, DF1 इज व्हाट माय अनदर पॉइंट। इसके अंदर भी मैंने सेपल लेंथ को लिया है, इसके अंदर भी सेपल लेंथ को लिया है। तो आपको पता है DF1 जो है वो हमारा क्या है, वो हमारा है वर्सिकलर, और DF0 जो है वो हमारा क्या है, सेटोसा। इसका जो मार्कर लिया है वो मैंने ये लिया है, मैं इसको ओ कर देता हूँ, एंड वी एग्जीक्यूट दिस। सो यू कैन सी ग्रीन फॉर्मेट पे हमारे जो पार्ट आ रहे हैं, दिस इज माय सेटोसा, दिस इज माय वर्सिकल। और अगर मैं इसकी लाइन देखूं तो इसके बीच में अगर लाइन देखूंगा तो यहाँ से मेरी लाइन बहुत आसानी से जा सकती है। ठीक है, तो ये विड्थ फॉर्मेट भी आप देखोगे थोड़ा सा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा, लेकिन सेपल विड्थ अलग है, सेपल लेंथ दोनों की अलग अलग जा रही है। तो इससे आप डिवाइडेशन एक चीज देख सकते हो, यहाँ पे आप देखोगे हमने पेटल लेंथ के बेसिस पे करा है। ये बस डिवाइडेशन करके देखा है, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप डिवाइडेशन करके देखते हो ना तो आपको पता चलेगा यार डिफरेंस बहुत ज्यादा दिख रहा है सेपरेट है, दोनों चीजें सेपरेट हैं। लेकिन अगर डेटा के बेसिस पे देखोगे, डेटा में आप बहुत आसानी से नहीं बोल सकते ये 6.3 है, यहाँ देखो 7.0 है, भाई इसकी सेपल लेंथ ज्यादा है, इसकी कम है, बट ये फ्लावर बड़ा है, ये फ्लावर छोटा है। बट कहीं ना कहीं इन दोनों में कुछ ना कुछ डिफरेंस आ सकते हैं। तो ये हमने एक किसी भी फ्लावर के बेसिस पे लिया और यहाँ पे हमने इसको डिसाइड कर लिया। ठीक है, सो दैट्स योर वर्क कि आपको इसके आगे जो डिफरेंस, आपको जो स्कैटर प्लॉट है वो आपको डालना है, DF1, DF2, DF0, DF1, इनके बीच में सेपरेशन देने के लिए यू कैन यूज दिस वन। आप इस तरीके से इनको प्लॉट कर सकते हैं तीनों।
ठीक है, कंपैरिजन आपको बनाना है, कंपैरिजन आप लोग बनाएंगे। इससे आपको ये आइडिया लग जाता है यार इसके अंदर एसवीएम हमारा बेस्ट है, हमें किसी टाइप का कोई गामा या रेगुलराइजेशन फॉर्मेट करने की जरूरत अभी नहीं पड़ेगी, क्योंकि अच्छा खासा डिफरेंस यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। अगर ये थोड़े ओवरलैप हो रहे होते या कुछ इस टाइप से होते तो वी नीड टू वर्क ऑन द गामा एंड रेगुलराइजेशन। तो इसमें नीचे मैंने वर्कआउट किया है, तो उसको हम देखेंगे। पहले हम इसको ट्रेन कर लेते हैं। इट्स वेरी इजी। टेस्ट स्प्लिट किया है, स्प्लिट करके हमने टेस्ट वगैरह ये सब चीजें हमने अलग से देखी है। ठीक है, सो एसवीएम को ट्रेन करना है, यू नीड टू राइट हियर फ्रॉम sklearn.svm। ठीक है, इंपोर्ट एसवीसी। इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, आप बाकी सब में अलग तरीके से लिखते हो, इसमें आपको एसवीसी लिखना है एंड यू नीड टू ट्रेन दिस मॉडल। तो वंस यू ट्रेन योर मॉडल, जस्ट आपको क्या करना है, फिट करना है डेटा। देखो मेरे में अभी एरर नहीं है, मैंने लास्ट टाइम इसको अपडेट कर दिया था, पहले मेरे को एरर आ रही थी। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है कि कभी कभी एरर्स भी आ सकते हैं। तो यू कैन सी, अब मैं यहाँ पे इसका स्कोर टेस्ट करता हूँ, मॉडल डॉट स्कोर। आपको भी पता है स्कोर का मतलब क्या है। तो आप देखोगे 96% है कि ये अच्छा ट्रेनिंग दे रहा है, मतलब ये 96% चांसेस हैं ये आपको सेपरेट करके दे सकता है। तो मैं दोबारा इसको डेटा को डालता हूँ डिवाइड करके, फिर से आप देखना मॉडल ट्रेन कर रहे हैं, हमने स्कोर निकालना है, स्कोर निकाला, देखो अब 0 हो गया। 1.0 मतलब 100% एक्यूरेसी आपके डेटा की, कि आपका डेटा जा सकता है। फिर से हम करेंगे इसको अगेन, इस पर क्लिक करते हैं, तो देखो अभी भी 100% एक्यूरेसी दे रहा है। तो दिस इज द पॉइंट कि ये मॉडल 100% श्योर है कि ये आपको डेटा वैल्यूज दे देगा। तो यहाँ पे डेटा पड़ा हुआ है ऑलरेडी, मैंने इसको डाला। अब हम रैंडमली डेटा डालते हैं, हम नॉट गिविंग एनी काइंड ऑफ डेटा। मैंने बोला मेरा जो सैंपल लेंथ है वो 1.1 है, मेरा सैंपल वेट जो है वो 3.2 है, इसका पेटल लेंथ जो है वो 4.4 है, इसका ये वाला जो लेंथ है वो मेरा 6 है। तो आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, ये 0 आना चाहिए, मेरे अकॉर्डिंग तो 0 आना चाहिए, ये 2 आ रहा है। यानी कि इसका जो डिपेंडेंसी जो सबसे ज्यादा जा रही है वो पेटल लेंथ पे ज्यादा जा रही है। सैंपल लेंथ कम ज्यादा हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ पे डिफरेंसेस आ जाएंगे। मैं इसको 1.4 कर देता हूँ, इसको 3.2 कर देता हूँ, यू कैन सी अभी ये सेट ऑफ में चला गया। ठीक है, तो दिस इज अ पॉइंट कि ये एक अकेले पैरामीटर पे डिपेंडेंसी नहीं दे रहा है। मैं इसको 7.1 कर देता हूँ, इसको 5.2 कर देता हूँ, ये मेरा सेट ऑफ में ही जा रहा है। तो पेटल लेंथ पे डिपेंडेंसी इसकी सबसे ज्यादा जा रही है। पेटल लेंथ मैंने 3 कर दी, तो कैन सी अब ये वर्टिकल में चला गया। तो दिस इज अ पॉइंट कि किस तरीके से आप चल सकते हो। ओके, ये बहुत सिंपल था, जैसे आप अदर एल्गोरिथम कर रहे थे वैसे ही करते थे। अब हम बात करते हैं ट्यूनिंग की। ट्यूनिंग की पैरामीटर्स लाइक फॉर एग्जांपल जो हम रेगुलराइजेशन की बात कर रहे हैं, अगर मैं किसी का एसबीसी जो है वो 1 कर देता हूँ, बाय डिफॉल्ट कितना था 1.0 था, 1 कर देता हूँ, मैं मॉडल इसको निकालूंगा। बस मैंने इसको चलाया, फिट किया मॉडल, स्कोर देखा 100%। लाइक सी 0.2 कर देता हूँ, मॉडल स्कोर कितना हो गया 96 हो गया। 0.1 कर देते हैं, मॉडल स्कोर देखते हैं 93 हो गया। ठीक है, 0.02 कर देते हैं, मॉडल कितना हो गया 60% हो गया। यानी कि ओवर फिटिंग अगर मेरे को कम करनी है तो मैंने अगर इसको 2 करा, यू कैन सी बहुत अच्छे, मतलब बहुत अच्छे से मैंने ओवर फिटिंग क्लियर कर ली। C इक्वल टू 1 करके मेरा ओवर फिटिंग बहुत अच्छे से जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, मेरा मॉडल बहुत अच्छे से ट्रेन। तो मैं एक और चीज आपको बता देता हूँ, यहाँ से अगर फिर भी कोई डाउट होता है तो हम क्या करते हैं, सिर्फ मॉडल ट्रेन डिवाइड करके इसको मॉडल ट्रेनिंग पे लिया, यहाँ पे हम ट्रेन करेंगे सीधा रेगुलराइजेशन पे। तो रेगुलराइजेशन पे देखा तो 96% आ रहा है अभी। ठीक है, पहले मैं ट्रेन कर दिया था ऑलरेडी, पूरा ट्यूनिंग करके लाया था मैंने, अभी ट्यूनिंग हटा दी थी, रैंडम डिफॉल्ट ट्रेनिंग पे लेके आया। अब मैं इसको 1.2 कर देता हूँ, अभी भी मेरा मॉडल उसी फॉर्मेट पे चल रहा है। अगर सी की वैल्यू मेरी 10 हो जाती है तो देखो स्कोर मेरा कितना हो गया 1 हो गया।
दिस इज अ पॉइंट कि हम किस तरीके से अपने मॉडल को ट्रेन कर सकते हैं। तो मतलब अगर सी की वैल्यू 10 कर देते हैं तो योर मॉडल इज 100% एक्यूरेट मॉडल, वो आपको एकदम कंप्लीट क्लासिफिकेशन करके दे सकता है। दिस इज द यूजेस ऑफ रेगुलराइजेशन। बाय डिफॉल्ट फॉर्मेट पे कितना जा रहा था ये? डिफॉल्ट फॉर्मेट पे 96% जा रहा था। तो इस तरीके से चलता है। अब गामा पे आते हैं। गामा पे अगर मैंने इसको 100 दे दिया तो व्हाट्स 4% ओनली 40% डेटा। मैं इसको 70 डाल देता हूँ गामा वैल्यू, 56% डेटा आपका एक्यूरेट जा रहा है। मतलब मेरा जो नियरेस्ट पॉइंट है, गामा वैल्यू हाई करो, मैं नियरेस्ट पॉइंट के बेसिस पर डेटा को देख रहा हूँ, हर पॉइंट के बेसिस पर नहीं देख रहा हूँ। मैंने गामा वैल्यू 2 कर दी और मेरा डेटा जो है वो 100% हो गया। हर एक डेटा के बेसिस पे मार्जिन चेकआउट हो रहा है। ठीक है, तो दिस इज अ पॉइंट कि आप किस तरीके से इस डेटा को आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो ये एक बेनिफिट हो जाता है कि आपका जो है गामा वैल्यूज है, आप अपने मॉडल को पूरे तरीके से ट्यून भी कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि वो बाय डिफॉल्ट आपको सही वैल्यू दे दे, बट ये फिर भी आपको डिफरेंसेस क्रिएट कर सकता है। तो आपको मॉडल को थोड़ा सा ट्यूनिंग करने की जरूरत कभी कभी पड़ सकती है। तो आप गामा वैल्यूज अलग अलग पॉइंट पर रखो कि यार मैं इतना गामा वैल्यूज रखता हूँ तो कितना एक्यूरेसी आ रहा है, और 110% सही भी है या फिर नहीं है, अप्रोक्सीमेटली आप इसको इंक्रीज कर सकते हो उसका स्कोर। ओके, यहाँ तक कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम? सर जैसे अभी आपने किया तो इससे ये तो पता चल गया कि अगर रेगुलराइजेशन की जो वैल्यू है सी मतलब इक्वल टू अगर 10 आती है तो 100% डेटा सेट है हमारा, मतलब और गामा का भी वैल्यू पता चल गई कि 2 वैल्यू पे वो 100% एक्यूरेसी शो कर रहा है। लेकिन इससे इससे क्या हो रहा है, मतलब कुछ इससे क्या पता चल रहा है? इससे ये पता चल रहा है कि अगर मैंने गामा वैल्यू को 2 पे सेट कर रखा है, अभी इसी मॉडल के बेस पे बात करूंगा, मैंने 2 पे सेट कर रखा है, राइट, और मेरा जो मॉडल स्कोर आ रहा है वो कितना आ रहा है? 100% आ रहा है, राइट, 100%, हाँ जी। है ना? अब आप इस डेटा को प्रिडिक्ट करोगे तो 110% मेरा प्रिडिक्शन करेक्ट आएगा। ओके, तो जो गामा और रेगुलराइजेशन वैल्यूज हैं वो हमें बस यही शो कर रही हैं कि मतलब उनकी जहां वैल्यू सेट हो जाएगी, जहां पे वो 100% शो कर रही होंगी, मतलब उस डेटा सेट के साथ ही अगर हम कोई प्रेडिक्शन करते हैं तो वो 100% होगी। अब आपको एसवीएम का मोटिव समझ में है? एसवीएम कर क्या रहा है? एसवीएम सिर्फ सेपरेशन करके आपको बता, राइट, मतलब आप एक ग्राउंड पे हो, ठीक है, एक प्ले ग्राउंड पे खड़े हो, आपके पास साइंस के स्टूडेंट भी है और आपके पास आर्ट्स के स्टूडेंट भी है। आपने क्या करा, आपने बीच में एक बहुत एक्यूरेट लाइन डाल दी, जिस लाइन के बेसिस पे मैं आया, मैं आपने एक लाइन डाल रखी है, उस लाइन के बेसिस पे आप बता रहे हो इस लाइन के राइट हैंड साइड जो है वो साइंस के स्टूडेंट है, लेफ्ट हैंड साइड जो है वो आपके आर्ट्स के स्टूडेंट। तो गामा और रेगुलराइजेशन क्या कर रहे हैं, ये दोनों आपको एक सेपरेशन यानी कि डिसीजन बाउंड्रीज क्रिएट करके दे रहे हैं कि आप जो डेटा डालोगे उसके बेसिस पे, उसको जो प्रीवियस डेटा हमने दिया हुआ है ट्रेनिंग के लिए, उसके बेसिस पे ये क्या कर रहे हैं, उन दोनों के तीनों पार्ट के बीच में सेपरेशन क्रिएट करके दे दे रहे हैं। एक हाइपर प्लेन डाल के दे दे रहे हैं, एक डिसीजन बना के दे दे रहे हैं कि भाई इसके बाद इसके सेट जो वैल्यूज जा रही है आपकी वो ये वाले पॉइंट्स के लिए जा रही है, आप वैल्यूज जो डाल रहे हो वो इस वाले पॉइंट्स के लिए जा रही है। तो ये जो काम होता है ना, ये काम किसका है? गामा और रेगुलराइजेशन का है। ओके, क्लियर हुआ? अब डेटा सेट आपके पास 1,00,000-2,00,000 का डेटा सेट हो जाएगा, तब रेगुलराइजेशन में देखना आप वैल्यूज बढ़ाओगे, ओवर फिटिंग की प्रॉब्लम आएगी, तब आपको रेगुलराइजेशन में चेंजेस करने पड़ेंगे वहां। तो ये एक मैथमेटिकल फॉर्मेशन होता है कि एन डायमेंशनल डेटा पे आप जैसे जैसे जाओगे तो ओवर फिटिंग की और आपका डिसीजन बाउंड्री डिसाइड करने का प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ेगा। वहां पर आपको इन दोनों चीजों को प्रॉपरली सेटअप करना, वहां पर ट्यूनिंग करनी पड़ती है, तो वहां आपको ज्यादा प्रॉब्लम है।
ओके जैसे आप डायबिटीज वाले में जाओगे तो वहां पर आप सेपरेट करने वाले आप लोग आपको दिक्कत आएगी, राइट? यस, क्लियर हुआ? वहीं पर एक और चीज इंट्रोड्यूस होती है कर्नल की। कर्नल एक्चुअली होता क्या है, हालांकि मैंने उस टाइम पर डिस्कस नहीं किया था, बिकॉज कर्नल पे हम बहुत कम डिसीजन लेते हैं, बहुत कम हम बात करते हैं कर्नल के ऊपर। क्यों कम बात करते हैं, क्यों डिसीजन कम लेते हैं, मैं पहले कर्नल के बारे में थोड़ा सा एक पॉइंट बताऊंगा जिससे आपको चीजें क्लियर हो जाए। कर्नल क्या करता है एसवीएम के अंदर, ये हर टाइप डेटा पॉइंट्स, यानी कि आपके जो डेटा पॉइंट्स हैं, यानी कि अगर हम बात करें ये जो डेटा पॉइंट्स हैं, इन डेटा पॉइंट्स के बीच में एक रिलेशन क्रिएट करने की, रिलेशनशिप बताता है। मतलब अगर मैं बात करूं रिलेशन क्रिएट करना या रिलेशनशिप बताता है किस टाइप का रिलेशन उनके बीच में आ रहा है। तो रिलेशंस इसमें तीन टाइप के जो रहते हैं, चौथा भी होता है। मैं तीन टाइप के रिलेशंस आपको बताऊंगा बिकॉज आई नो ओनली 3 टाइप्स ऑफ, लीनियर, पॉलिनोमियल और आरबीएफ। और चौथा एक और होता है सिग्मॉइड फंक्शन, वो कि हम एआई के लिए हम लोग ज्यादातर यूज करते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कर्नल इन एसवीएम इमेजेस के लिए। यू कैन सी लाइक दिस इज अ पॉइंट कि आपका कर्नल क्या करेगा, कर्नल आपको बताएगा कि इन डेटा पॉइंट्स के बीच में रिलेशन कैसा है। दीज आर द डिफरेंट काइंड ऑफ डेटा, ठीक है, और सही तरीके से ये वर्कआउट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। क्योंकि देखो आपके पास 3 एक्सेस हो जाती हैं, एक्स वाई एंड जी। अगर हम उस पे जाते हैं, क्या बोलते हैं, मल्टी फॉर्मेट पे जाते हैं, तो वहां पर हम लोग इसको डिसाइड करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें इसकी स्केलिंग जो होती है, मतलब इसके जो फॉर्मेट होता है वो हमारे 3 होते हैं, लीनियर होता है, पॉली होता है, आरपीएफ होता है और सिग्मॉइड होता है। प्री कंप्यूटेड भी होता है, जो कि मेरे को भी नहीं पता प्री कंप्यूटेड कैसे काम करता है, मैंने कभी काम नहीं किया है, उसके लिए हम लोग देखते हैं। बट कर्नल कब काम में आता है, जब आपके पास n सैंपल्स हो, n शेप्स हो, उसके बेसिस पे आपको कर्नल काम में आता है। बाय डिफॉल्ट जो रहता है इसके अंदर क्या रहता है, आरबीएफ रहता है। आरबीएफ का फुल फॉर्म भी मैं आपको बता देता हूँ। आरबीएफ का फुल फॉर्म मैंने लिख रखा है, एक मिनट ना। रेडियल बायस फंक्शन बोलता है। आरबीएफ जो होता है ना, वो होता है रेडियल बायस फंक्शन। बाय डिफॉल्ट आपका रेडियल बायस फंक्शन होता है आरबीएफ। ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, जो मैंने आपको बोला था कि हम नहीं सोच सकते कि n डायमेंशनल डेटा को सेपरेट कैसे करें, बट हमारा एसवीएम यानी कि मैथमेटिक्स हमें कैपेबिलिटी देता है कि हम इसमें वर्कआउट कर सकते। तो एसवीएम कर्नल पे भी हमने सेटिंग करी थी, कर्नल पे भी हमने थोड़ा सा सेटिंग करके देखा था। मैंने कर्नल को आरबीएफ कर देता हूँ मैं आपके सामने, और मैं इसको ट्रेन करता हूँ। ट्रेन करने के बाद वी जस्ट फाइंड आउट द स्कोर, इट्स 96, ठीक है। वहीं पर मैं पॉली भी यूज करके आपको बता देता हूँ, दिस इज माय पॉली एंड माय स्कोर इज व्हाट 100%। एक्यूरेसी इंक्रीज होती चली जाएगी। और मैं इसको बता देता हूँ लीनियर पे। लीनियर पे अगर आप देखोगे तो लीनियर पे भी एक्यूरेसी 100% है। तो डिफॉल्ट जो कर्नल होता है वो किस पे सेट होता है, इसका आरबीएफ पे होता है। तो बाय डिफॉल्ट आपको आरबीएफ पे मिलेगा, ठीक है। तो बेसिकली कर्नल पे इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आपके डेटा रिलेशन आपको कैसे हैं, ये रेडियल फॉर्मेट पे हमने डेटा रिलेशन देखे हैं, इस पे आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैंने इसमें दे रखा है, बट आपको इस पे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बेसिकली आपको क्या करना है, मॉडर्न ट्यूनिंग के लिए वी आर यूजिंग 2 पैरामीटर, रेगुलराइजेशन एंड गामा। दिस इज एन मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन फॉर दिस। तो इस पे आपको ज्यादातर काम करना पड़ेगा, ओके। हाँ जी जी सर, मुझे ना एक चीज और पूछनी है। जी
जैसे आपने एग्जाम्पल दिया कि प्लेग्राउंड में बच्चे खड़े हैं और उनको हमने कैटेगराइज करना है, तो वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं। तो ये जो आप ग्राफ्स दिखाए हैं पास है बाउंड्री के, हाँ जी, और आपका कुछ वॉइस कट हो, स्कैटर्ड है, एक मिनट श्वेता, ये आपका वॉइस डिफरेंस कट हो, क्यों आता है? ये किस रीजन से, वो क्या शो? श्वेता आपका वॉइस कट हो रहा है, प्लीज आप दोबारा रिपीट करेंगे। सर जैसे आपने ये एग्जाम्पल दिया था कि प्लेग्राउंड में कुछ बच्चे खड़े हैं, अब हमने उनको कैटेगराइज कर दिया कि ये आर्ट स्टूडेंट्स हैं, ये साइंस स्टूडेंट्स हैं। तो जब ग्राफ शो होता है तो ग्राफ में कुछ तो बिल्कुल पास पास है बाउंड्री के, है ना, डिसीजन बाउंड्रीज के, और कुछ ग्राफ्स में स्कैटर्ड शो हो रहा है। तो वो किस बेसिस पे है, इतना डिफरेंस क्यों आता है ग्राफ्स में? कैटेगराइजेशन तो एक डिसीजन बाउंड्री के इधर उधर दोनों मतलब पास पास भी तो हो सकते हैं, लेकिन कुछ ग्राफ में बिल्कुल पास है वो और कुछ में स्कैटर्ड है। इसका डिफरेंस क्यों आता है, क्या शो करता है ये? आई एम सॉरी, आप दोबारा रिपीट करोगे, थोड़ा सा एस्केप हो गया था बीच में, इसलिए श्वेता आप सर दोबारा जो रिपीट करेंगे। आपने जो हम्म, ग्राफ्स दिखाए हैं अभी, तो जैसे हाँ आपने जी, एग्जांपल दिया कि प्लेग्राउंड में बच्चे खड़े हैं, ठीक है, यस अब हमने उनको कैटेगराइज तो कर दिया कि आर्ट स्टूडेंट्स हैं और साइंस स्टूडेंट हैं। तो यस, जो ग्राफ्स हैं, ग्राफ्स में ऐसा डिफरेंस क्यों शो हो रहा है कि डिसीजन बाउंड्री के कुछ ग्राफ्स ऐसे हैं जिसमें पास पास हैं, डिसीजन बाउंड्री के क्लोज हैं चीजें, डेटा सेट, और कुछ ग्राफ्स ऐसे हैं जिसमें डिसीजन बाउंड्रीज के कंपैरिजन में स्कैटर्ड हैं चीजें, है ना, डेटा सेट दूर दूर है। तो वो क्या शो करता है? ओके। जैसे अभी आप मेरे स्क्रीन विजिबल है, हाँ जी इस डेटा में आप देख रहे हो तो काफी डिफरेंस दिखाई दे रहा जी। तो है ये ना। किस बेसिस पे आता है? ये आपका मैंने जो डेटा डाला है ना, पेटल लेंथ और पेटल विड्थ डाली है, तो मैंने यहाँ पे वही चीज मैं आप लोगों को दिखा रहा था कि जब आप सेपल लेंथ के बेसिस पे किसी डेटा को डिसीजन लेना चाह रहे हो, ठीक है, तो सेपल लेंथ के बेसिस पे डिसीजन लेना चाह रहे हो, तो यहाँ पे अगर आप मार्जिन देखोगे ना, ये वाला प्लस का साइन और ये वाला डॉट, ये दोनों बहुत ज्यादा क्लोज हैं आपके डिसीजन बाउंड्रीज के, राइट। तो ये ओवरलैपिंग में जा सकते हैं। तो हमारा जो एसवीएम मॉडल है ना, वो इसके सिर्फ इन दोनों के बेसिस पे डिसाइड नहीं कर रहा है, वो आपका एक डेटा और ले रहा है, वो पैटर्न लेंथ के बेसिस पे ज्यादातर डिसाइड कर रहा है। और यही चीज हमने यहाँ पे नीचे देखी थी जब हम प्रेडिक्शन देख रहे थे, तो मैंने इसमें बिल्कुल लो कर दिया था, लेकिन इसमें बढ़ा दिया था बहुत ज्यादा स्कोर, मतलब इसके पॉइंट्स मैंने बहुत ज्यादा हाई रखे थे, तो ये मेरे को वर्जिनिका दे रहा था। तो जब आप इस तरीके से डिवाइडेशन करते हो, जब आप किसी भी डेटा सेट को देखोगे, तो वो जो ग्राफ जो है, स्कैटर्ड ग्राफ पे आप जो बात कर रहे हो, तो स्कैटर्ड ग्राफ कभी कभी मेरे को बहुत ज्यादा स्कैटर्ड दिखाता है, बहुत ज्यादा अलग अलग सेपरेशन मोड पे दिखाता है, और बहुत ज्यादा क्लोज मोड पे दिखा देता है, ठीक है। वो इसलिए होता है क्योंकि डेटा पॉइंट्स में डिफरेंस जो होगा वो उसके बेसिस पर ये इनको डॉट पॉइंट्स को प्लॉट करता है। तो इन्हीं डॉट पॉइंट्स के बेसिस पे एसवीएम में रेगुलराइजेशन का इंपॉर्टेंस यहीं पर आता है। यहाँ पे देखोगे डॉट पॉइंट्स बहुत ज्यादा क्लोज है, तो कई बार ओवरलैपिंग हो सकती है। आपके जो स्टूडेंट्स हैं जो एक ग्राउंड में खड़े हुए हैं, बीच में एक लाइन डली हुई है उनके बीच में, वो ऐसा हो सकता है कुछ पॉइंट्स पे कुछ आपके जो कैंडिडेट्स हैं वो बहुत ज्यादा क्लोज पॉइंट पे ओवरलैप फॉर्मेट पे जा रहे हो, वहां पर आपको स्कैटर्ड करके देखना पड़ेगा, वहां पर आपका रेगुलराइजेशन काम में आएगा उस पॉइंट पे। ग्राफ्स में ये जो स्कैटर्ड फॉर्म्स आते हैं वो डेटा पॉइंट्स के बेसिस पे आते हैं, आप उसमें अपने एंड को कुछ भी नहीं कर सकते, जैसे आपके डेटा पॉइंट्स होंगे उसके बेसिस पे वो डिसाइड करें। अदर एट्रीब्यूट्स के बेसिस पे होगा ये हाँ जी, पोजीशन जो है। अगर मैं यहाँ पे df2 को डाल देता हूँ, दोनों जगह में df2 डालता हूँ, मैं इसको रन कर देता हूँ, तो यू कैन सी, ये देखो हुआ, ओवरलैपिंग का केस आ रहा है इसमें, है ना। सो दिस इज अ पॉइंट कि हम स्कैटर्ड फॉर्म पे नहीं देख सकते। अभी मैंने स्कैटर्ड फॉर्म पे देखा, यहाँ पे मुझे पता चला है यार df1 और df2 में ओवरलैपिंग हो रही है, यहाँ पे बहुत ज्यादा मर्जिंग है। और मैं नीचे आता हूँ, पैटर्न लेंथ पे भी मैं आपको डाल के दिखा देता हूँ, दिस इज माई df2 एंड दिस वन इज ऑल्सो df2। आप इसको देखोगे तो यहाँ पे भी ओवरलैपिंग हो रही है। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ से इतने से वर्ड से मुझे एक आइडिया लग गया
कि मेरे को रेगुलराइजेशन की वैल्यूज में चेंजेस करने पड़ सकते हैं। मैं डिफॉल्ट रेगुलराइजेशन के बेसिस पे काम नहीं कर सकता। दैट्स व्हाई हम जब भी एसवीएम परफॉर्म कर रहे होते हैं हम पहले स्कैटर्ड ग्राफ जरूर डाल के देखते हैं उसके अंदर, ताकि हमें पता चल जाए कि हमें ट्यूनिंग करने की जरूरत पड़ेगी या फिर नहीं पड़ेगी। तो उससे हमें पता चल जाएगा कि हमारा स्कोर किस टाइप से रह सकता है, कितना बेटर हो सकता है, कितना बेटर नहीं हो सकता। देखो इसमें तो आप क्लियरली बोलोगे यार सेपरेशन तो हो ही रहा है, मेरे को डिसाइड करने की जरूरत नहीं है, सीधा ट्रेन करो आंसर निकालो, बिल्कुल सही है, इस पे तो हम बता देंगे। लेकिन नेक्स्ट वाले उसके लिए हमें थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। अभी क्लियर हुआ चीज? सर जैसे जो मिक्स हो गया है, जो जिस ग्राफ में मिक्स दिख रहा है, ओवर रिटन दिख रहा है, उसमें अगर आप रेगुलराइजेशन वैल्यू सी की वैल्यू हम चेंज कर देंगे तो डेटा सेट कैसे चेंज हो जाएगा उसमें? डेटा सेट चेंज नहीं होगा। रेगुलराइजेशन क्या करता है कि मेरे को यहाँ से एक लाइन फॉर्मेट क्रिएट करके देता है सेपरेशन के लिए, कि मेरे यहाँ से एक लाइन सेपरेट कर रही है मेरे डेटा को, कि ऐसे करके एक लाइन जाएगी। देखना अभी मेरा कर्सर दिखाई दे रहा है, मेरा कर्सर जिस तरीके से मूव कर रहा है वो मुझे एक सेपरेशन लाइन क्रिएट करके दे देगा कि मेरा डेटा जो है वो इस लाइन के साइड में है। लेकिन यहाँ पर अगर आप इस पॉइंट पे देखो, ये वाला जो पॉइंट देखो, ये ओवरलैप्ड डेटा है, तो इसी ओवरलैपिंग को ओवरफिटिंग बोलते हैं। हम ओवरफिटिंग को रिड्यूस करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, रेगुलराइजेशन यूज करते हैं। रेगुलराइजेशन एक मैथमेटिकल ऑर्डर होता है, एक कैलकुलेशन मॉडल होता है, जो कि आपको बेनिफिट देता है कि इस टाइप की जो ओवरफिटिंग होती है उसको रिड्यूस कर देता है, हटा देगा, जिससे आप जब एसवीएम ट्रेन कर रहे होगे या आप जो मॉडल ट्रेन कर रहे होगे उसमें डेटा को क्लासिफाई करने में वो इजी कर देगा, बहुत आसानी से आपका डेटा क्लासिफाई हो जाएगा बाय यूजिंग ऑफ दिस। वरना देखो मैंने तो पूरा डेटा डाला था, राइट, मैंने पूरा डेटा डाला था, मैंने रेगुलराइजेशन डिफॉल्ट फॉर्मेट पे रखा था, तो 96% ही क्लासिफाई करके दे रहा था, कर रहा था। यस सर। जब मैंने उसका रेगुलराइजेशन बढ़ाया तो उसने मेरे को एक डिसीजन बाउंड्री डिसाइड करने में मेरे को हेल्प आउट करी, कि आपका जो ओवरफिटिंग डेटा है उसको भी सेपरेट कर दिया। उसके बाद मेरा जो मॉडल ट्रेनिंग का जो एक्यूरेसी स्कोर आया है, या मैं बात करूं उसका जो एक स्कोर है वो कितना आया, वो मेरा 100% मतलब इंक्रीज हो गया, 96% से ज्यादा इंक्रीज हो गया। अगर मैं रेगुलराइजेशन हटा दूं उसके अंदर से, बिल्कुल ही इसको रिड्यूस कर दूं, तो मेरे को क्या दिक्कत आएगी, मेरा एक्यूरेसी करेक्ट नहीं कम होगा, हो वहां जाएगी। पर मेरा मॉडल है ना आंसर नहीं देगा प्रॉपर। और सर ये मिनिमम कितनी एक्यूरेसी पे हम काम कर सकते हैं, जैसे ये 95 से ऊपर होना चाहिए। मतलब जो हम लोग एक्चुअली कंपनी बेस पे जो हम वर्कआउट करते हैं, सो वी आर जस्ट प्रिडिक्टिंग कि हमारा 97 98 हमारे इधर स्टैंडर्ड, हर जगह एक स्टैंडर्ड फिक्स हो जाता है, 98 97% ऐसा होना चाहिए कि हमारा एक्यूरेसी सही आए। ऐसा नहीं है, डेटा चेंज होता है, सिचुएशन चेंज होती है, हमारा मॉडल वर्कआउट करना डिफरेंट मोड पर वर्कआउट करना स्टार्ट कर देगा। अब डेटा में मॉडिफिकेशन ला दो, आपने बोला एक बड़ा सा फ्लावर मिला मेरे को, मैंने उसको सेट सा डिसाइड किया हुआ, डेटा ग्लिच हो गया पूरा, डेटा में अगर कोई ग्लिचिंग आएगी तो आपका मॉडल गड़बड़ हो जाएगा। अच्छा सर एक चीज और पूछनी है, जैसे आपने डेटा सेट को सेट ही किया हुआ था कि 0 to 49 आपका एक टाइप का है, फिर 50 से लेके आगे एक टाइप का है, क्या ये करना जरूरी है या नहीं, ये तो मिक्स मैंने में भी आप कर सकते हो? मिक्स में भी कर सकते हो, उससे आपको कोई लेना देना नहीं होता। ये एक्चुअली जो डेटा मैंने जहां से उठाया हुआ है उन्होंने उस तरीके से बनाया हुआ है, ये डेटा मैंने नहीं सेट करा, ये डेटा बाय डिफॉल्ट यहाँ पे इस तरीके से डिसाइडेड है। ठीक है सर। और जो आप बोल रहे हो कि यहाँ पे जो मैंने डिसाइड किया, ये वाले पार्ट की अगर आप बात कर रहे हो, तो ये डेटा मेरे को पता चल गया था, इसलिए मैंने उसको डिवाइड करके ये स्कैटर्ड प्लॉट डाल के देखे कि स्कैटर्ड प्लॉट मेरा कैसे काम कर रहा है, कैसे मैं डिसाइड कर पा रहा हूँ उसके बेसिस पे। बट वी हैव अ टारगेट वैल्यूज, डेटा अगर मैच्ड भी होता तो टारगेट वैल्यूज के बेसिस पे मैं उनको सेपरेट कर सकता था। ओके, क्योंकि आपके पास टारगेट वैल्यूज होना जरूरी है। आपके पास टारगेट वैल्यू से आप बहुत आसानी से डिसाइड कर लोगे ये सेटोसा वालों का डेटा है, ये वर्सी कलर का है, ये वर्जिनी का है। इस तरीके से आप उसको इजीली डिसाइडेड करके मतलब सेपरेट करके यूज कर सकते हो। ठीक है सर। ओके,
सो आपको क्या करना है, ये फाइल मैं आपको दे रहा हूँ, जिसमें थोड़ा सा ईडीए आपको परफॉर्म करना है, बट बेसिकली एसवीएम आपको प्लेस आउट करना है डायबिटीज वाले पे। ट्राई करना उसके अंदर कौन सी एल्गोरिथम फिटअप हो सकती है, आप तीनों एल्गोरिथम फिटअप करके देखोगे, एसवीएम, लीनियर और लॉजिस्टिक, तीनों लगा के देखो। ओके, कल जो है, कल हम लोग करेंगे डिसीजन ट्री, और डिसीजन ट्री भी कुछ कुछ इसी तरीके से लगेगा, और मैं सेम डेटा पे डिसीजन ट्री आपको यूज करके भी बता दूंगा, और बट मैं उसके लिए डेटा सेट दूसरा लेके आऊंगा, बट इस डेटा सेट पे भी मैं आपको फाइल दूंगा डिसीजन ट्री के। सर रेफरेंस के लिए फाइल शेयर कर देंगे? हाँ, मैं फाइल आपको शेयर कर रहा हूँ, ये वाली मैंने डाउनलोड कर ली है वैसे तो, ये फाइल सब आप ही के लिए है, डाउनलोड में डाल देता हूँ। पीडीएफ मैंने ऑलरेडी शेयर किया हुआ है आपको, एक बार आप देख लीजिएगा, और ये फाइल मैं आपको शेयर कर, डन, मैंने आपको फाइल शेयर कर दिया है। एंड कल का जो फाइल रहेगा डिसीजन ट्री वाला, इसी तरीके से मैं आपको पहले ही प्रोवाइड कर दूंगा सुबह, तो एक बार आप है ना, जो उसका जुपिटर फाइल होता है उसको एक बार गो थ्रू करना, एक बार देख लेना आपको, ठीक है, जिससे मैं जब एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन जो होंगे वो आपके मन में ऑलरेडी क्रिएट हो जाएंगे पहले से। अब आपको इतना कुछ आता है अभी, और जो एल्गोरिथम्स मैंने बताई है, अब आपको स्टेप समझ में आने लगी हैं, स्टेप्स आपको पता है, एक बार आप स्टेप्स फॉरवर्ड फॉलो अप करके देखना। मॉडल ट्रेनिंग वाला सिस्टम, जो मॉडल जो समझाने का काम है वो मेरा रहेगा, बट स्टेप्स आपको समझानी पड़ेगी, जिससे आपको स्टेप्स याद हो जाए। ओके, ठीक है, सो फिर कल अपन करते हैं, कल अपन सेम टाइम पे फिर कनेक्ट करेंगे, और कल का जो हमारा टारगेट रहेगा वो डिसीजन ट्री। ओके, थैंक यू सर। ओके, बाय बाय। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके, बाय बाय।